का पूरा जो दिया गया है मुझे चैप्टर सेकंड या थर्ड आई थिंक एग्रेरियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की रेफरेंस में मुझे आपको बता। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, जिसे हम कह रहे हैं, वो भी इंडिया के संदर्भ में, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मैं पहले से बता, बहुत छोटी क्लास में पढ़ता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम कृषि पे बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, हमारे सारे उनको हमारे कृषि ही आधार देती है। आपने हर जगह पढ़ा होगा हमारी 70% जो जनता है वो कृषि पर आधारित है। बेसिक डेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे, मुझे लगता है मुझे प्रोवाइड करना है। तो छोटा छोटा हम लोग समाप्त कर रहे थे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब हम लोग आजाद हुए थे तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या करें, क्योंकि हम खोखले हो गए। तो उस समय मेन इंपॉर्टेंस दी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बिकॉज हमारे पास मशीनरीज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमारी एग्रीकल्चर एक तरह से पिछड़ने से शुरू के 5 ईयर प्लान थे, उसमें ध्यान नहीं दिया गया। बेसिकली जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया 1965 से भी पकड़ा उसने 1971 तक, तो तब हमारी कृषि ने भी थोड़ा, तो मैं हिंदी ज्यादा बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जब मैं आपके कानपुर में आई थी इंटरव्यू से लेकर आज तक मुझे डांट के बोला गया था स्पीक इन हिंदी, स्पीक इन हिंदी, दिस इज उत्तर प्रदेश, दिस इज नॉट बैंगलोर, तब मुझे हिंदी ही आती। और तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कैसे करना था, क्योंकि आपका टॉपिक भी है ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की गई, कमर्शियलाइज करने की कोशिश की ग्रीन रेवोल्यूशन। होता क्या है कि हम लोग कुछ नया इंट्रोड्यूस कर तो देते हैं, साइड इफेक्ट्स जाके 10 से 20 साल बाद पता चलते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो उन्होंने कुछ स्टेट्स चुने थे, जो था पहला पंजाब, आपको याद होगी ये बात, हरियाणा, राइट, और यूपी के वेस्टर्न, क्योंकि ये एरिया ऐसा था जहां पर आपको रेनफॉल अच्छा मिलता था, ठीक है, और जो आपकी सॉइल थी इट वाज वेरी फर्टाइल, क्योंकि ये लोग ऐसे सीड्स यूज कर रहे थे जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, आपको भी पता है, उसमें फर्टिलाइजर जो कि केमिकल फर्टिलाइजर ये सब यूज हो रहा था, उसके लिए बहुत वाटर एंड सब चाहिए था, तो यूज किया गया। इन सेक्टर्स पे ध्यान, इन स्टेट्स पे ध्यान दिया गया। 7 डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए जहां ये पूरा फुल पावर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एकदम शॉर्ट में चलेंगे, नतीजा सबको पता है, बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, ये हुआ, और हमारा कंट्री में इतने सारा हो गया, बहुत हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए सब। लेकिन 10-15 साल बाद जाके हमें उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आए, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा हेल्प लोग रखनी। आप लोगों को ये लेक्चर, ये पेपर दे रही हूँ, आप लोग साथ साथ में पास कर लीजिएगा, सिग्नेचर कर लीजिएगा, ये काम भी कंप्लीट हो जाए। पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? मैम बोला भी था, मेरा जूठा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने इसे चला देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं, लोगी सर आप बाहर जाके बोल दीजिए ना, वो दे जाएगा बॉटल, अगर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है। ये क्या करना है, फोटोकॉपी देना, आप लोग इसका अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह इट इज अटेंडेंस शीट। तो हम अगर बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, आपको क्या पढ़ना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ, इसकी फर्स्ट फेज जो हमारा था, तो जो उसमें जाते हैं हमारा जो फर्स्ट फेज हुआ था, इट वाज, आप लोग नोट करेंगे, डिफरेंट मैं करती जाऊँ। फर्स्ट फेज 1947 से आपका 61 डिग्री, ये कोर्स वर्क है, आपको रट के मुझे बताया गया नीचे, आपको एग्जाम देना है शायद यस, आपको मुझे ये नहीं बताया गया कि आपका गिफ्ट ग्रेड हो, तो चलिए आप पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट फेज या अभी हम फर्स्ट फेज था, इट वाज फ्रॉम 1947 टू 1961, ओके। फर्स्ट फेज में इट वाज द प्रिपरेशन फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन टू बी स्टार्टेड, इट वाज द प्रिपरेशन वर्क, व्हाट वाज डन, क्योंकि उस समय हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, प्लान हमारा उस पर बेस्ड था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ किया गया जिम्मेदारी सिस्टम को एबॉलिश कर रहे थे, जो उस समय कास्ट करे सुधार थे, रेलेवेंसी रिफॉर्म्स, आप ले सकते, सिर्फ पॉइंट में लिखिए, आपको हेल्प कर देगा।
सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स की भाई जिनके पास जमीन आपके पास बहुत थी, किसी के पास कम थी, एक लिमिट बनाई गई कि इतनी इतनी आपके पास होगी, उससे सारी जब्त कर ली गई। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें स्पेशली वो स्टेट्स जो इनको पहले से चुनने थे उस पर ज्यादा वर्क हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया था, रोड्स बनने लगे, थोड़े ऐसे आपको फैक्ट्रीज वगैरह की फैक्ट्रीज डाली गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ही डाली गई ताकि एक हम आधारभूत संरचना उनको प्रोवाइड कर सकें। सेकंड फेज शुरू होता है, इट वाज कॉल्ड द इंटेंसिव फेज। थैंक यू। It was called the intensive phase of the Green Revolution. It started from 1961 to 65. और इस स्टेज में एक पैकेज प्रोग्राम की तरह इसको कहा गया, एक्चुअली इस स्टेज को पैकेज प्रोग्राम कहा गया। इसी समय हमने एक IADB करके हम लोगों ने कुछ ऐसे मेजर स्टार्ट किए जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एनुअल डिस्ट्रिक्ट प्लान। इंटीग्रेटेड एनुअल डिस्ट्रिक्ट प्लान ये स्टार्ट किया गया, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स चुनी। हमने आपसे कहा था 7 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग चुना गया था इन सारे स्टेट्स में, जहां पर एक्सटेंसिवली ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया, लीविंग बिहाइंड द ऑल स्टेट्स एंड ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने, और ये पायलट एरियाज थे जहां काम। थर्ड फेज वही एग्जैक्टली हमारा 65 से लेकर अगर हम कहें आज की डेट में भी हम उसे चला रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं अंडर द अम्ब्रेला। आपने सुना होगा अम्ब्रेला स्कीम, जिसके 11 प्लीज कम इन। बच्चों ज्यादा कोर्स नहीं आएगा, मन परेशान होगा, इजी होगा, एक्टिव होगा, थोड़ी बहुत चले। तो बेसिकली हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, उसके साथ में आपका एनिमल हस्बेंड्री पे भी काम हुआ, उसमें भी इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, क्योंकि जब इतने यील्ड को ले जाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन पे भी उन्होंने वर्क किया, वो भी सब बढ़ा। इन टोटलिटी ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स और ये जो एरिया थे सडनली बाकी एरिया से ज्यादा डेवलप। तो अगर हम कहें कि उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, फायदा तो चलिए हम टारगेट मान के चले थे कि यील्ड बढ़ानी है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमारे बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमारे इंपोर्ट्स भी कम हुए, हमने कैपिटल फॉर्मेशन भी किया, हमने सरप्लस होने लगे, एग्रीकल्चर सरप्लस मिलने लगा, किसान की अपने कैपिटल इनकम थी वो बढ़ने लगी। कुल मिलाकर एक डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट हो गया। बट कहाँ, बट ओनली उन एरिया में जहां ये इम्प्लीमेंट किया था, बाकी एरिया तो उसी तरह थे, नेग्लेक्टेड और पिछड़ते थे। आज भी अगर हम थोड़ा सा इसके साथ जोड़ते जाएंगे, अगर आप लोगों ने गांव में कभी जाके देखा होगा तो कभी कभी हमें कई हिस्सों में जाके ऐसा लगता नहीं है कि हम 21st सेंचुरी में हैं और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जब हम गांव में ही देखते हैं जाके कि वहीं पर आज भी वो प्रिमिटिव टाइम के हिसाब से वो हल और वही उसी तरह जोता जा रहा है। तो क्या हमने वाकई किया है? क्योंकि आप एक रिसर्च ओरिएंटेड क्लास में आए हैं, क्योंकि आप PhD होल्डर्स बन जाएंगे थोड़े दिनों में, आपको रिसर्च करनी है, तो हमें लगता है जो घिसा पिटा हमारा है कि ये था वो था, उसके साइड इफेक्ट से तो हम रट लेते हैं। एक्चुअली वी हैव टू डेवलप एन आउटलुक कि हमें जो डेवलपमेंट चाहिए था हैव वी गॉट इट। तो लगा कि नहीं, हालांकि बाद में इसको बाकी स्टेट्स में भी एक्सटेंड किया गया, बट वो जो लेवल था वो हम नहीं ला पाए, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म था, कंसंट्रेटेड एक ग्रीन रेवोल्यूशन था, तो उसका इम्पैक्ट भी हायर दिया। उसके बाद क्या पाया गया, सबसे पहले हमारी सॉइल खराब, फर्टिलिटी डाउन, क्योंकि आपने केमिकल यूज किया, आपने यूरिया यूज किया, आपने सब्सिडी दी किसानों को तो किस चीज के लिए, यूरिया के लिए दी, आपने सब्सिडी दी उनको ट्रैक्टर्स के लिए, बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स में जो चीजें यूज होती हैं, थ्रेशर है, ये है, उसके लिए आपने सब्सिडी दी। तो बेसिकली फायदा किसको हुआ? बेसिकली फायदा हुआ जो लार्ज फार्मर्स थे, जो रिच थे, जो अफोर्ड कर पाते थे। जो छोटे किसान थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको क्या ये चीजें अवेलेबल हुई नहीं। प्लस
अब हमारा इंडिया है तो करप्शन तो सिनोनिम है ही उसके साथ। तो एक तरह की लॉबिंग हो गई, द रिच फार्मर्स एंड द पुअर फार्मर्स। ये होता चला गया, आज भी है, बिकॉज मेरा जो पीएचडी वर्क है वो रूरल डेवलपमेंट पे ही है, और मैंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो कि गांव में चलते हैं कानपुर देहात के संदर्भ में काम किया था। उस दौरान मैंने ये विजिट किया। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू उत्तर प्रदेश विलेज, क्योंकि आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं कभी यहाँ आई नहीं थी। तो जो सीनारियो मैंने यहाँ देखा, इट वॉज शॉकिंग, इट वॉज रियली, ऐसा था कि क्या डेवलपमेंट हुआ। तो अभी जो आपने मेरे से एक प्रश्न किया था कि मैम मैं कौन सा टॉपिक चुनूं, राइट? हमें जब ये कहने में बड़ा गर्व फील होता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हम उससे इम्पोर्ट करते हैं, हम पूरे विश्व को सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो राइस एंड ये सब सप्लाई करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो हमारा कैटल फॉर्मेशन है, ये सब हम बहुत गर्वान्वित होकर बोलते तो हैं, लेकिन क्या वाकई जब हम गांव में जाके देखते हैं तो डेवलपमेंट है? क्या ऊपरी सतह का डेवलपमेंट देखना ही हमारा काम है और उसी में खुश रहना हम इंटेलेक्चुअल्स का काम है? यस, वी ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स हियर। सबसे पहले तो आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम टॉपिक क्या चुने, कोई टॉपिक चुनने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस बेस पर खड़े हैं। हम खड़े हैं एक ऐसे देश के जहां हम कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। क्या हम उसको आज 21st सेंचुरी के साथ कोप अप करवा पाए? नहीं। कुछ एरिया है, कुछ किसान है, कुछ लॉबिंग है, बस। बाकी एक आम किसान उसी तरह परेशान है जिस तरह एक आम आदमी। तो हमें क्या करना है? आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लासेस में भी बताया होगा कि रिसर्च का उद्देश्य क्या है। बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, हमें ऐसा लगता है वी ऑल कि जो भी पॉलिसी हमारे देश के लिए बनती है, गवर्नमेंट बनाती, उसका जो इफेक्ट है, जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आना चाहिए आउटपुट, उसके बाद जो हम एक टारगेट लेके चलते हैं, क्या हम अचीव करते हैं? पेपर वन पे भी यस वी अचीव इट, बट एक्चुअली अचीव करते हैं? तो मैंने जब रिसर्च किया था, आप ही की तरह परेशान थे और हमें एक टॉपिक दिया गया, हमने किया, फिर सोचा, फिर किया, लेकिन बाद में मैंने ये महसूस किया कि यस, जो हम बहुत देख रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, राइटअप्स लिख रहे हैं, सेमिनार में प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, पब्लिकेशंस कर रहे हैं, पर जब आप ग्राउंड पे जाते हो यू डोंट फाइंड दोस थिंग्स। ये मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगी। अब आगे हमने जब देखा कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट को एक लेवल पे जाके ये करना पड़ा कि हमें ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला रूप है, जो हमें ताकत देने के बजाय और डिटोरिएट कर रहा है, इसकी तरफ से हम अपना स्विच करके जाएं ऑर्गेनिक, जैसे आजकल तो फैशन में है ऑर्गेनिक, हम उस तरफ स्विच होने लगे। हमारे पॉलिसी, हमारे प्रोग्राम्स भी उसी तरह स्विच होने लगे। पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्या है, हम जब इतने इन स्टेट्स में हमने इतने हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस किया ये सब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कैपिटल ओरिएंटेड हमारी कृषि हो गई। जो लेबर था वो बेरोजगार, वैसे डिसगाइज में अनएम्प्लॉयमेंट हम झेल ही रहे हैं, वहाँ बहुत से लोग बेरोजगार हुए और वो मूव कर गए सिटीज की तरफ। अर्बनाइजेशन जहाँ हमारा चल रहा था सिटीज की तरफ आए, यहाँ अलग प्रॉब्लम, वहाँ अलग प्रॉब्लम। तब उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे ये मजदूर हमारे ये शहरों की बजाय आने के बजाय, यहाँ के लेबर फोर्स बढ़ाने के बजाय सेल्फ सफिशिएंट होकर गाँव को ही क्यों ना ताकतवर किया जाए। तो जो नए हाँ, फिर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुए। पहले सबसे पहले जो इनिशियल इनिशिएटिव थे उसमें था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो चला करता था। इसके साथ में फॉर विमेन ड्वाकरा चलता था, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड विमेन ड्वाकरा चलता था। फिर उनको मर्ज करके इन्होंने प्रोग्राम बनाया, जिसको आपने कहा कि आईआईटी मर्ज हो गया जाके आपके जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। यहाँ पर आके गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमें गांव में जरूरत है वेज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर हमें अपने अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को हटाना है तो एक तो हमें वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, दूसरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि गांव में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए। पंचायती राज व्यवस्था बनेगी, पंचायती राज व्यवस्था इसी तरह तो 3 टायर सिस्टम यही तो शुरू किया गया था, क्योंकि आप सेंटर से बैठ के सब काम नहीं कर सकते। तो आपने उसी समय शुरू किया कि भाई हम एक ग्रुप बनाएंगे, तो वो तो उस पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था आप सबको परिचित है। उसके माध्यम से
हम लोगों ने क्या शुरू किया, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगी कि वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को वेज एम्प्लॉयमेंट से इसलिए लिंक किया गया क्योंकि जब आप रोजगार में होंगे तो आप अपनी पॉवर्टी को अलग से दूर करें। इसके अलावा हमको बाद में ऐसा भी लगा कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें ताकि हमारा लेबर फोर्स बाहर ना जाए। अब जितने हमारे प्रोग्राम्स थे वो बेसिकली इन पे बेस होने लगे, ये हमारा थीम वर्क था। अगर आप वेज उस पे जाते हैं एम्प्लॉयमेंट तो आप देखते हैं जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसको मर्ज कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के साथ में जीआरवाई को मर्ज करके हमने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को लॉन्च किया। क्योंकि एक मोमेंट पे आकर हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स का टारगेट लगभग एक ही है, उसमें भी इंफ्रा हमको चाहिए, इसमें भी इंफ्रा चाहिए, इसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। तो हम इतने टाइप के प्रोग्राम चलाने की बजाय हम एक साथ 3 इसके हेड्स के नीचे प्रोग्राम्स ले आए। तो बेसिकली आपका आया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कि आपका आई थिंक 2001 में लॉन्च हुआ था। यस, 2001 में 15 अगस्त 2001 में लॉन्च किया गया। उसमें मर्ज कर दिया गया जवाहर रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम, इसमें ये कहा गया कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको कम से कम 100 डेज का हम लोग वर्क देंगे, उनको वेजेस देंगे, उनको साथ में अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना भी चलाई गई है, उनको साथ में अन्न भी देंगे। इसी के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रहेगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें टारगेट उन्होंने किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ये कहा गया कि हम कुछ ग्रुप्स बना देंगे मिनिमम 15 से लेकर आप पर 100 तक के, और इसमें आप उन्होंने विमेन जो ग्रामीण महिलाएं थी जो कि ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन होती हैं उनको स्पेशल सब्सिडी दी, और उन्होंने कहा छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाइए, कुछ बिजनेस में चलाइए, उनको लोन दिया सरकार ने और उनको हेल्प किया। आप कहेंगे कि चली कि नहीं चली? यस, इट वाज ए ग्रेट सक्सेस इन साउथ इंडिया। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, अगर हम कर्नाटका की बात करें, these self help groups are still working and आपका self help groups नहीं, वो छोटी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। इवन अगर हम महाराष्ट्र में भी जाते हैं तो वहां पे भी हमने देखा इनका वर्क हो रहा है। लेकिन जब हम अपने नॉर्थन एरिया में आते हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगी व्हाट वर माय फाइंडिंग्स जब मैं गई थी, ये उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा। और बेसिकली अगर हम कहें थ्योरी से हटकर कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, पहले गवर्नमेंट आती है एक योजना लागू करती है, उसका एक प्रधानमंत्री समथिंग नाम दे देती है, फिर दूसरी आती है वो उसी को उठाती है, उसी को मॉडर्नाइज कर देती है, नाम दे देती है, और मल्टीपल स्कीम्स के हमारे पास ढेर आ जाते हैं जिनका टारगेट होता है वेज एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसके एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मिलियन वेल स्कीम है, आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो कि लिंकेजेस का काम कर रही है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बताया ही हमने आपको, और फिर जो हमने आपको बताया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसको भी मॉडर्नाइज करके आप स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना में कन्वर्ट कर दिया। राइट, ये वो टाइम था जब तक 2007-10 तक की हम बात कर रहे हैं, ये योजनाएं चली। ठीक है, सबका टारगेट वही था, अचीव किया। यस, हमारे यहाँ रोड्स बनी, हमारे यहाँ यील्ड बढ़ा। बेसिक चीज जो हमने पहले देखी थी और उसमें और इन योजनाओं में क्या अंतर आया ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, कि वो क्रॉप्स जो कि कमर्शियलाइज थी उनमें उतना ध्यान नहीं था। चावल पे दिया गया, धान पर, गेहूं पे दिया गया, चने पे दिया गया, कुछ खास क्रॉप्स ली गई उन पे दिया गया। पल्सेस को उस समय एक तरह से नजरअंदाज किया गया। नतीजा सब्सिडी इन्हीं चीजों के लिए मिलती रही, इन्हीं पे बार बार आप उगाते थे। किसानों को तो पता नहीं, वो अनपढ़, सब्सिडी मिल रही है, बना रहा है, सब्सिडी मिल रही है, वो डाल रहा है, वही बीज डाल रहा है, उसको फसल अच्छी मिल रही है, और फर्टिलाइजर डाल रहा है और फसल अच्छी मिल रही है, लेकिन इससे बाकी चीजें बिछड़ गई। लैंड अलग खराब हुई। जो मल्टीपल क्रॉप सिस्टम हो सकता था वो तब नहीं किया गया। तो जो अब योजनाएं आई, उन्होंने मल्टीपल क्रॉप सिस्टम पे ध्यान देना भी शुरू किया। और अगर हम देखेंगे, हम बहुत हद तक बाकी फसलों में जो कमर्शियल क्रॉप्स में पिछड़ने लगे थे, अब कमर्शियल उसमें भी क्रॉप्स के लिए भी गवर्नमेंट ने टारगेट किया, ऑयल सीड्स और इन सब पे टारगेट शुरू हुआ।
मैं डेटा कोई पढ़ के नहीं आई हूँ, डेटा लेके नहीं आई हूँ, दैट्स व्हाई मैं जनरल बोल रही हूँ। कमर्शियल में सबसे पहले मैम वो जेट्रोफा लाया डीजल। हाँ, जेट्रोफा लाए थे डीजल के लिए, लेकिन उसका हमारे ऐसे यूकेलिप्टस का पेड़ लाए थे। मुझे याद है मैं उसमें छोटी हुआ करती थी तो बड़ा स्कीम चलती थी, आप लोग यूकेलिप्टस के पेड़ लगाइए। यूकेलिप्टस तराई के क्षेत्रों के लिए था, वो जो बेसल हाँ, उनको exactly। उसका क्या है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, तो जो हमारा वाटर टेबल है वो इतनी तेजी से डिप्लीट होता है, ये देखा नहीं गया। और अगर आप यहाँ से कभी निकले हैं बाहर, आप चले जाइए एमपी की तरफ, पूरा यूकेलिप्टस उन्होंने लगाया हुआ है, नतीजा अब वहाँ का वाटर टेबल बहुत डाउन हो गया। आपको टाइम ही नहीं, इवन अपने कानपुर में भी जो कि हम गंगा के किनारे, आप देखिए वाटर टेबल इतनी तेजी से डाउन जा रहा है। उसका रीजन है कि हम लोगों ने ऐसी एक्टिविटीज उस समय की ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, उसके बाद जो हमने ध्यान नहीं दिए। लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि चीजें और समझ आ रही हैं, तो मल्टीपल क्रॉप सिस्टम पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं। अब हम उनको जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी सब्सिडी दी जा रही है, उनको प्रोवाइड की जा रही है। इवन आप अगर कहीं भी आप जाएं, किसी भी किसान के ये जो बीज भंडार वगैरह होते हैं, वहाँ आपको हर तरह की फर्टिलाइजर मिलती है और सब्सिडी। उन्होंने ऐसे किसानों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, जैसे IITR आपके कानपुर में है पल्स रिसर्च का, ऐसे आपके पास इंस्टीट्यूट भी है जो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड R&D में ध्यान दे रहे हैं। वहां पर एक वर्कशॉप चलाई जाती है, जैसे IITR में मैं एक बार गई थी, मैंने देखा था साल के 2 सीजन में वहां पर 1 महीने की वर्कशॉप सी चलती थी, जिसमें गांव के किसान आते हैं, जो भी आए उसको बुलाया जाता है, उसको मतलब सॉइल की क्वालिटी टेस्ट करना, कितना लेवल पे आपका पानी है वो चेक करना, छोटी छोटी उन्होंने मशीनरीज डेवलप की हुई हैं, वो देते हैं किसान को। प्लस वो उनको एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, कृषि विकास केंद्र खोला है, कॉल सेंटर खोला है। इसके अलावा उन्होंने हरियाली बाजार खोला है, बहुत सारी चीजें उन्होंने करवाई हुई है। उससे वो क्या कर रहे हैं, हम IITR के साइंटिस्ट से जो मिले थे वो बात आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप जाइए अपने घर पे उनकी छोटी सी किट देते हैं, उससे आप अपना वाटर लेवल भी चेक करते हैं, आप ये भी चेक करते हैं कि आप कम है आपके उसमें, फिर आप IITR वालों से मिलते हैं, वो आपको वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर, जैसे फॉस्फोरस डिप्लीट हो रहा है हमारी मिट्टी से ज्यादातर, नॉर्थ की मिट्टी में सबसे ज्यादा जो कमी आ रही है इसमें फॉस्फोरस की आ रही है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, नेचुरल कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपने से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे बहुत काम हो रहा है। आप चना बोइए, गेहूं के बाद आप चना बोइए, मल्टीपल क्रॉपिंग लीजिए, साल में 3 फसलें लीजिए, 4 फसलें, इस तरह से सीड्स भी तैयार हो रहे हैं जो कि ज्यादा फर्टाइल हो रहे हैं। तो हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं। अब हम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद का ही अगर मैं सोचती हूँ अपना, जब मैंने रिसर्च किया था तो योजनाओं में जब मैं गई थी तो एक तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, जैसे हमारी ये बच्ची कंफ्यूज हुई, टॉपिक्स में कंफ्यूज हुई कि भाई ये वाली योजना ने कुछ किया तो सेम चीज ये भी कर रही है। लेकिन फिर जब ये आया कि चलो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, फिर 2 ही बची। अब हमारे पास फिर मल्टीपल आपके पास आ चुकी हैं। जब हम मैंने बोला था आपके लिए मैं लेके आई प्रधानमंत्री जी ने जो अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की है, उसके तहत 11 स्कीम्स हम लोगों को दी है और डिफरेंट नेचर्स की। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हॉर्टिकल्चर पे भी है, ये फूड सिक्योरिटी पे एक प्रोग्राम है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत विकास, यानी आप ये ना हो कि आपने इतना किया 1 साल तो आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर आपका सतत रहे। और ऑर्गेनिक पे ज्यादा मूव किया इन्होंने, इसके साथ उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन पे काम किया। जैसे पहले अभी टिड्डे की मार अभी भी आती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले आती थी। पेस्टिसाइड्स पे पहले केमिकल्स यूज करते थे, अब ऑर्गेनिक मटेरियल से पेस्टिसाइड्स यूज करने के लिए प्रोग्राम बनाए उन्होंने और भी चीज ये किया, जैसे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और सेंसस के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम बनाए और ये देखने की कोशिश की कि गाँव में किसानों का जो बेसिक उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया कि कितने लोग किस तरह की मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं, उनको बुलाना, उनको वर्कशॉप देना, ये सब स्टार्ट कर दिया है। तो 11 प्रोग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको पोर्टल से जोड़ दिया हमने किसानों को, ई पोर्टल्स बन गए उनके। अगर आप हमारे यूपी की साइट पे भी जाते हैं गवर्नमेंट की, तो एक किसानों का ई पोर्टल है, किसान कॉल सेंटर हमारे पास पहले से थे, ई चौपाल हमारे पास पहले से थी, और इन सबसे आपको जोड़ा गया किसानों को, ताकि वो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, हमारे लोगों से मिलने, ट्रेन हो और कृषि के लेवल को सुधारने। ठीक है, इसके आगे रोजगार की भी बात की गई
औरतों के कुटीर उद्योग भी सब कुछ तो किया। अब जरा मैं हम अपने टॉपिक पे डायरेक्टली आ जाते हैं, मुझे क्योंकि लगता है जो आपको फायदा करेगा। जैसे मैंने 2 इन योजनाओं पे वर्क किया था जाके, हमने देखा वीडियो ऑफिस से डेटा कलेक्ट किया। आप लोग भी टॉपिक चूज करेंगे। टॉपिक चूज करने से पहले हमें जो इम्पोर्टेंट देखना होता है, अगर आप अपने थीसिस को एक लेवल देना चाहते हैं, पब्लिकेशन में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे बहुत वैल्यूएबल होती है एज अ प्रोफेसर जब आप चाहेंगे, तो जब आप उसमें जा रहे हैं तो आपके टॉपिक को ऐसा होना चाहिए जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा माइलस्टोन बन जाए पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकर्स के लिए। एक ऐसा आप कुछ सजेस्ट कर जाए जो कि लॉन्ग टर्म में काम है। आज क्या है उसके बेस पे आपका फ्यूचर बनना है। आज आप वो प्रोग्राम्स इवैल्यूएट करें जिनके लिए हम सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें सच पता चलता है। जब मैंने डेटा वर्क किया, उससे पहले राइटअप सेकेंडरी डेटा लिया, इंटरनेट से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया, लगा वाह हमारे देश में बहुत काम हो रहा है, इतनी महिलाओं को रोजगार मिल गया, इतने लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, इतने करोड़ रुपयों के हमारे यूपी में काम हुआ, साउथ में काम हुआ, बहुत सारे फोटोज लिए, इतने बीज भंडार, इतने गोडाउन, इंडिया डेवलप कर गया। देन मैंने अपना जो सर्वे के लिए पायलट स्टडी के लिए जो चुना था, मैं वहां गई, एक गाँव था, सबसे मिली। तो पहले तो लोग डर जाते हैं, तो चलो मिले, क्वेश्चन थे, आराम से बड़े प्यार से बात की गई और बोला कि हम जरा गाँव वालों से मिले। हाँ हाँ मैडम चाहिए। एक महिला जो मेरे लिस्ट में थी जिनको 2.5 लाख रुपए दिए गए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेड होने के नाते, उस महिला को जब मैंने देखा तो वो काफी बूढ़ी महिला थी। उससे बात किया कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए मिले हैं माता जी, आप इतना अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं। उसने मैं बोला कि ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ये क्या हो रहा है? आप एक बैठक करती हैं माता जी, आपके पास 15-20 औरतें आती हैं, तो बोले आती तो है, इनकी बातें करती हैं, उनकी बातें करती हैं, चली जाती हैं। मैंने बोला नहीं, आपका एक उद्योग चलता है, आप लोग अचार पापड़ का उद्योग बना। बोले नहीं बेटिया। मैंने बोला सरकार से 2.5 लाख रुपए क्यों मिले आपको? बोलती नहीं तो 2.5 लाख तो नहीं मिले। मैंने बोला आपने अंगूठा लगाया माता जी? बोले हाँ, वो हमें प्रधान साहब बुलाए थे और बोले थे जितनी बुढ़िया हैं, जितने बूढ़े लोग हैं, उनको हम लोग 2,500 रुपए सरकार की तरफ से दे रहे हैं। तो 2,500 बोल के 2.5 लाख पे अंगूठा लगा और वो एक इमेजिनरी सेल्फ ग्रुप फॉर्म। अब उसको हर समय करोड़ों की सब्सिडी मिल रही है, बकायदा पेपर वर्क है, काम हो रहा है। हमने नाम पूछे उस जो ग्रुप के नाम है, ये कौन है? ये प्रधान साहब के बड़े बेटा है। ये कौन है? ये उनकी बहू है। ये कौन है? ये उनकी बिटिया है। ये कौन है? ये उनकी ये है। द रिजल्ट वाज दैट कि प्रधान साहब और उनके जो लोग थे, उनकी फैमिली के मेंबर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स बताया गया और हेड बनाया गया उस गरीब महिला को, जिसको हर 6 महीने में 2,500 रुपए दे दिए जाते। I just wrote out the things. फिर मैंने दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को चेक करने की कोशिश की। इट वॉज द स्मार्टर ग्रुप। वहां पर कुछ किसान थे। मैंने बोला जी मैडम वहां दिया तो गया नहीं, कितना पैसा? क्योंकि आई गॉट अलर्ट फ्रॉम दैट। मैंने बोला कितना पैसा दिया? तो कोई बोला वो बहन जी 10,000 दिया गया। किसी ने कहा वो नहीं बहन जी 10,000 नहीं, 1 लाख मिला है। मैंने काम क्या करते हैं? जवाब नहीं। वो एक बोला नहीं वो हमारी दुकान है, बीज भंडार है हमारा। अच्छा काम करें, जरा फोटो तो दिखाए, कब खींची? वो बहन जी वो पहले से खुला था, फिर अभी वो हमारे नाम कर दिया गया है। मुझे समझ आया कि ये भी हवा है। तीसरे दिन, क्योंकि अकेले मैं नहीं जाती थी, एक बहुत प्यारा सा संदेश मेरे हस्बैंड को दिया गया, कृपया मैडम को यहाँ ना लाएं। आप यहाँ से जब घर जाते हैं तो सर रास्ता काफी सूना है, कोई भी घटना हो सकती है। तो मैंने बोला मतलब? बोले आज से आप नहीं जाएंगे। हमने बोला ठीक है नहीं जाएंगे, बट हम इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग कहाँ रुकते हैं, भाई नहीं जाएंगे। उसका पूरी धमकी दी।
जो डेटा चाहिए वीडियो ऑफिस में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, आपको मिल जाएगा। तो वो कौन सा डेटा है? दैट इज नॉट जस्ट फैब्रिकेटेड डेटा, वो मैं फैब्रिकेटेड पूरा फैब्रिकेटेड डेटा है। ठीक है, देन हमने एक प्लान से किया, कुछ बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या रूम लेके रहते हैं उनसे कांटेक्ट किया। बेसिकली वो लोग आपके फर्रुखाबाद, इटावा, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उनको मैंने बुलाया, उनसे बात की कि आप लोग गांव जाते हैं? यस मैम। मैंने किसी से कुछ बोलना नहीं, बस आपको लोगों से ये बात पता करनी, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना है, हो सकता है किसी को नया प्रोग्राम ना पता हो तो पुराना जवाहर रोजगार है, पूरी लिस्ट आई गेव देम। मैंने बोला आप जाइए जरा पता करिए कि लोग इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, और जितने बीज भंडार हैं उन सबका एक फोटो लाइएगा और जरा क्लिक करके मुझे ये बताइएगा कि कब बना, क्या हुआ, किसका है, किसके नाम। जब वो बच्चे मेरे पास आए, मैं इतनी शॉक थी कि 90% वॉज फेक। गांव के लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना करके कोई योजना पता नहीं थी। पहली प्रधानमंत्री योजना बना देंगे। अब पता चलने लगी, खैर मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि एटलीस्ट वो जो भी योजना लॉन्च करते हैं उसमें अपनी फोटो लॉन्च करते हैं, तो फोटो से लोगों को पता चल जाता है कि कुछ तो योजना है। उस टाइम में कोई योजना किसी भी ग्रामीण को नहीं पता थी। ये वो टाइम था जब पूरे न्यूज़पेपर्स इससे भर रहे थे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के तहत ये काम हुआ, हमने ये प्रोग्रेस किया। सरकारें और सरकारों के जो नुमाइंदे थे वो सब जगह इंटरव्यूज दे रहे थे कि हमने इतनी प्रोग्रेस की है। तो अब यहाँ बेटा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा टॉपिक चूज करें? वो टॉपिक जो जाके कहीं चोट करे, उस जगह पे जहां करप्शन स्टार्ट होता है। वी आर द मेकर्स ऑफ द फ्यूचर। हम एज अ टीचर फ्यूचर बनाते हैं। आज हम जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने जागरूक होंगे, जितने ज्यादा, उतना ही हमें बेटर इंडिया बनाना है। क्योंकि वो सब आंख बंद करके बैठे हैं प्रधान को, और सबसे खास बात प्रधान साहब को भी नहीं पता कि कौन कौन से प्रोग्राम के तहत कितने कितने रुपए आए। उनसे पूछा गया कि किस योजना में कितनी सब्सिडी आ रही है, वो वीडियो साहब बताएंगे। तो वीडियो साहब आपको क्या देते हैं? वीडियो साहब हमको महीने में इतना रुपया दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? मतलब अब ये करप्शन का लेवल जो मैं प्रधान पे समझ रही थी वो और ऊपर चला। जब वीडियो से मिलो तो वो तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तो आपको सही की खबर होने नहीं देगा। तो इस बेस पे कुछ न्यूज रिपोर्ट्स पकड़ी जिसमें लोगों ने इंटरव्यूज दिए, फिर हम लोगों ने भी छुप के इंटरव्यूज दिए हिडन कैमरास करके। मेरे पास मेरे पीएचडी की मैंने फोटोग्राफ्स भी थी, उनकी रिकॉर्डेड वॉइस थी, जो कि बाद में मुझसे कहा गया कि नहीं डालिए, आपका थीसिस वर्क पॉलिटिकल हो जाएगा, वाई बात दिक्कत हो जाएगी, तो ये चैप्टर थोड़ा सा हटा। तो वो मुझे बाद में मैंने उसको अलग अलग जगहों पर पब्लिश करवाने की कोशिश की है, क्योंकि अब वो सरकारें गिर चुकी हैं, दूसरी सरकारें आ चुकी हैं, तब वो डेटा छप जाएगा। पहले कई जगह से रिफ्यूज हो गया। उसमें इंटरव्यूज में लोगों ने कहा कि हमको कुछ नहीं दिया गया, हमें कर्जे में तो डाल दिया गया, हमारे नाम इतना रुपया डाल दिया गया और ये कहा गया कि आप इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा देंगे, बट हम कहां से देंगे? बीज भंडार हमें खुलवा के दे दिया गया, फोटो खिंचाई गई और उसके बाद बोला गया कि आपने क्योंकि इतनी किस्तें अदा नहीं की तो आपसे छीन लिया जाता है। तो ये हमारा ग्राउंड वर्क है, ये हमारे प्रोग्राम्स की रियलिटी है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है ये खोजना हमें, और हमें ये ऐसा एक अपना वर्क करके जाना है कि ये सारी चीजें बात जाए। जो मेरे फाइंडिंग्स थे उसमें मैंने यही दिया था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट लैक ऑफ लिटरेसी। जो गांव में पढ़ा हुआ नहीं है, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं अंगूठा कहाँ लगा रहा हूँ, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारे ग्रोथ का कौन सा पहिया बनने जा रहा है? नहीं करना है। तो पहले तो आप एजुकेशन दीजिए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो पहले चला करते थे उसमें फिर से ध्यान दीजिए। आप जो गवर्नमेंट की योजनाएं चलाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी वर्कशॉप चलाइए। गांव में जाकर आप जाइए, लोगों को, पब्लिक को जाके जागरूक करें कि भाई ये योजना हम चला रहे हैं, ये मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा, और उसका सच उन्हें बताएं ताकि कोई भी एरा गैरा आके उनको गलत गाइडेंस ना दे सके, उनको वो बता सके, वही काम करवाए जिसके लिए उनको सब्सिडी दी जा रही है। ट्रेनिंग,
आपने एक छोटा सा कारखाना खुला दिया, फोटो खिंचवा दी, और वहां जो वर्कर्स दिखाए गए वो उस टेक्निकल काम के लिए ट्रेन ही नहीं थे। अब हम आते हैं ग्रामीण सड़क योजना में। सड़क योजना में कहा गया कि जितने जो लेबर वेज वाला जो प्रोग्राम है वो हम उन लोगों को जो कि साल के आधे हिस्से में बेरोजगार रहते हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनको हम 100 रुपया के प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको काम देंगे। काम दिया गया, बल्कि सड़क योजना चली भी इसलिए। आप बोर हो रहे हो बेटा? आप जाना चाहते हैं? कहीं क्या आपको अलाउ होता है ये? बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके। आपने सिग्नेचर कर दिया है? आप रोज चले जाते हैं ऐसे? ठीक है, जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मेरे ख्याल से काफी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ, हम टीचर्स की ये बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल। वो आज का डेट है, उसमें होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो कोर्स का शायद आज का डेट है सभी लोग और उसमें पहले से पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। 600 रुपये नहीं हो सकता है क्लास पोस्टपोन किए हैं, उसकी अटेंडेंस काउंट करें और उसके ग्रेड को भी हो सकता है काउंट करें। आपसे भी बात करेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स चूज किए पहले ऐसा क्या था, फिर आपने तरफ आप काउंसलिंग है तो आपने एक लिस्ट ऑफ बनाई होगी टॉपिक्स की, क्या क्या? मैं 15 डेज थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं आपके सामने इस चीज को है कि हाँ मुझे जिस तरह से आना चाहिए था, तो एटलीस्ट मेरे आने का कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ हो, एटलीस्ट आपकी कंफ्यूजन ही दूर कर पाओ। जैसे नीति मैम आए थे तो हाँ। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चूज कर रहा है परस्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जो सर आए थे फर्स्ट डे, उन्होंने बोला कि थोड़ा नॉर्थ में इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा एम्फेसिस है, यही एग्रीकल्चर, लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी मदर ने भी अनएम्प्लॉयमेंट पे करा हुआ है, तो मैंने बोला मुझे तो बहुत बोरिंग लगता, मतलब मेरा फर्स्ट मुझे इंडियन इकोनॉमी पे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग किस पे करने का मन है? मैम मैंने अभी कोविड की जो इम्पैक्ट रहा है टूरिज्म सेक्टर पे एंड लिमिटेड। अरे आप कोविड पे काम करना चाहें? हाँ, बहुत अच्छा है, कोविड का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे कर दीजिए। एक अगर आप देखिए, हम इतने दिनों से गंगा योजना चला रहे थे, गंगा जमुनी की करोड़ों रुपया हमने लगाया उसमें, लोगों ने वहां जाके श्रमदान किया, हम गंगा को शुद्ध नहीं कर पाए। हमारे करुणा जी ने कुछ दिनों में शुद्ध किया। एक वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था कोविड का, है ना? ये टॉपिक भी है, लोग आजकल लेकिन इसको बहुत परस्यू कर रहे हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोविड पे लोग पहुंच जा रहे हैं। अगर मैंने एक नया टॉपिक देखा, उस दिन एक रिसर्च थाईलैंड में हो गया, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ये वो भारत सबसे ज्यादा लॉकडाउन, सब्जियां आ नहीं पाई, घरों में सड़ गई, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, वो मैम खेलूंगी। तो मैम जो मंडी चल रहा है कानूनी हो गया क्लियर? नहीं हो अब आप लोग नॉर्मल है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि ये एक हम लोगों का इंटरैक्टिव सेशन ही रहेगा, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी में इतना हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। मैंने आपका सिलेबस देखा, पहला यही है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंस, जो छोटे में हम लोगों ने बहुत सारा किया हुआ है, देन स्टेप्स टेकन विद द गवर्नमेंट, देन ग्रीन रेवोल्यूशन, देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन में बस यही है कि आप मल्टी फेस्ड काम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे, मल्टी फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इसके साथ में वहाँ पर छोटे छोटे आप कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, आप उनको सेल्फ हेल्प के द्वारा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एक टॉपिक है आपका प्राइस, टेक्नोलॉजी एंड प्राइस इन एग्रीकल्चर।
यस, प्राइस के बारे में मैं छोटी सी बात करती हूँ क्योंकि मैं जर्नल भी ले रही हूँ। आपसे कहा गया टॉपिक है आपका टेक्नोलॉजी एंड प्राइस। तो सीधा दिखाई देता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या ये प्राइस से रिलेट कर रहा है, प्राइस पे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊंगी जो व्यवहारिकता में हम लोगों ने पाई है। जब मैं साउथ में हम लोग रहते थे तो कुछ सब्जियां वहाँ ही मिलती थी। जब आप नॉर्थ में आते थे तो यहाँ अक्सर एक पीरियड आता था जहाँ टमाटर गायब हो जाता है, अक्सर एक पीरियड आता था जब मटर गायब होता है, सीजनल चीजें आती हैं। अब हम अगर वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो वी गेट एवरीथिंग, इवन सेब का मौसम हो या ना हो, वी गेट द एप्पल, वी गेट द बनाना, वी गेट द चेरी, ड्रैगन फ्रूट, सब कुछ। अब जो हमारे कंट्री में नहीं होते थे वो सब भी हम यहाँ एज अ कमर्शियल उसमें हॉर्टिकल्चर के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारा टेक्नोलॉजी है। पॉलीहाउस अब क्या है प्राइस की हम जब बात करेंगे, जब टेक्नोलॉजी ने हमारे यहाँ इतनी यील्ड को बढ़ा दिया सबको, प्राइस को ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। साउथ में जब हम लोग टमाटर खरीदते थे, यू विल नॉट बिलीव, 2 रुपया केजी, 1 रुपया केजी, और इतना खूबसूरत। अब मुझे लगता था, मैं यहाँ कहती थी अपने फ्रेंड्स को, हमारे बैंगलोर में बहुत सस्ता है टमाटर, अब यहाँ बहुत महंगा है। बट व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर 4 years बैक, वहाँ भी यही रेट है। और सबसे हैरानी की बात है, जो रेट हम यहाँ ले रहे हैं एक यूनिवर्सलाइज्ड हो गया है प्राइस। आप किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, थोड़ा सा आपको अंदर मिलेगा, एक जनरल प्राइस लेवल बन गया है जो आपको पूरे इंडिया में एक साथ मिलता है। हम बाकी स्टेट से एक भाषा में नहीं हो पाए, कल्चर में नहीं हो पाए, लेकिन हम प्राइस में एक हो गए। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि हर जगह, और हाँ वो सीजन आपके यहाँ टमाटर नहीं उग रहा है, आप साउथ का टमाटर मिल रहा है। और अब तो हमारे यहाँ भी इस तरह की पौध तैयार हो गई हैं कि आपको वो हर थोड़े दिनों में देते जाएंगे, आप उनको लगाते जाइए। मैं थोड़ी सी गार्डनिंग की भी शौकीन हूँ। आपका एक टमाटर का पेड़ जा रहा है, तब तक आप दूसरा लगा दीजिए, जब तक वो खत्म होगा तब वो आपको देने लगेगा फूल। क्योंकि अब जो नए वैरायटी के सीड्स, इम्प्रूव सीड्स आए हैं, वो आपको थ्रू आउट द ईयर क्रॉप दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये भी है कि हमारी यील्ड तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जहाँ एक सीजन में हमें मिलता था, पहले राइस एक सीजन में एक बार होता था, अब 2 बार आ रहा है। धान हम 2 बार ले रहे हैं, गेहूं भी इसी तरह हम 2 बार ले रहे हैं। पहले वो सालाना फसल होती थी, अब हम लेते हैं। सब्जियां, फ्रेंच बीन्स पहले नॉर्थ में होती नहीं थी, अब फ्रेंच बीन्स नॉर्थ में आप आराम से पाइए और उगाइए, अपने घरों में उगाइए। ब्रोकली पहले हम लोग को लगता था ये क्या है, हम लोग थोड़ा बुढ़े लोग हैं, हम लोग थोड़ा बच्चे लोग हैं, ये क्या है। हमारा लोग सब्जी वाला कहता था, हमारा हरा गोभी बहुत अच्छा लगता है, हम बनाया तो बोला ओके, वो ब्रोकली नहीं बोल पाएंगे बट अवेलेबल है आपको। रेडी जो आप कहते हैं, रेडी तो कहते हैं ना, शायद ठेला लेके चलता है, उस पे अवेलेबल है, छोटी छोटी टोकरियों में अवेलेबल है। ये क्या, हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर गेटिंग ग्लोबलाइज्ड। सच माने में कभी तक हमें लगता है ग्लोबलाइजेशन हमें यहाँ ज्यादा अच्छा दिखाई देने लगा कि हम सब कुछ उगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट मैंने इंडिया में नहीं होता, इट वाज अफ्रीका में होता था, हमारे यहाँ हो रहा है। एक बल्कि हम आपको बताना भी चाहेंगे, कभी आप लेना चाहेंगे, कल्याणपुर में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा अमाउंट हो दिया ड्रैगन, अब हमारे यहाँ सस्ता मिलने वाला है ड्रैगन फ्रूट, है ना। तो बहुत कुछ है। क्रॉप पॉलिसी को अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो एक साइड इफेक्ट बताती हूँ। एक टाइम था कि यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा आज होता है महाराष्ट्र क्यों? प्राइसेस के बहुत प्राइसेस तो कहीं प्राइसेस नहीं मिले। प्राइसेस क्यों नहीं मिले? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो शुगर मिल बनाने के लिए, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में कहीं कोई था ही नहीं, कोई शुगर मिल दूर दूर पे झांसी के पास थी। यहाँ से झांसी ले जाने में जितना उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता था उतना उनको मिलता ही नहीं था, तो खेतों में ही खड़ा करना लोगों ने चला दिया। और ये सेक्टर मूव कर गया महाराष्ट्र की तरफ। नासिक से लेकर इगतपुरी तक इतनी शुगर फैक्ट्रीज हैं। मैं नासिक में भी रही हूँ, जब लोग ट्रेन से जाते थे, जहाँ बदबू शुरू होती थी होते थे नासिक आ गया सामान का। ये शुगर फैक्ट्रीज की लाइन इगतपुरी तक पूरी है, तो आसपास तक पूरा टेक्नोलॉजी ही तो थी जिसकी वजह से आपने पाया कि एक जगह से पूरी इंडस्ट्री गन्ने की शिफ्ट होकर कहाँ चली, उस साइड। तो अब टेक्नोलॉजी प्राइसेस में बेसिकली प्राइस राइज आपने जो हमें बताया, जनरल प्राइस लेवल राइज हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी
मॉडर्नों में वो फसल हमारा शुगर है, वहाँ एक्सेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा हाई है, हमारे पास हम एक दिन में वहाँ से यहाँ माल ला सकते हैं। तो इस वजह से वो चीजें जो फार अवे मिलती थी वो इजीली हमें यहाँ मिल जाए। बट मैम एनएसआई तो यही कल्याणपुर कानपुर में ही है, हाँ। सारे स्टूडेंट्स है यहीं पर आते स्टूडेंट्स हैं। पढ़ते, बट ये हमारे लिए जो विडम्बना है हमारी यूपी गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए कि हमें अपने यहाँ पर हमारा जो गन्ना होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठा हुआ करता था। इतना जो महाराष्ट्र मिट्टी में हो रहा है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और वो उतना शुगर नहीं दे रहा है जितना यूपी वाला गन्ना दिया करता था। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इतने प्रोग्राम्स में शायद एक प्रोग्राम और ऐड करना चाहिए कि हमें कुछ शुगर मिल्स हमारे उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, तो ताकि यहाँ का किसान जो छोड़ चुका वो उसको फिर से शुरू करे। बहुत सारी चीजें ऐसे छूटती चली गई हैं, तो ठीक है हमने दूसरी चीजें भी उगानी शुरू कर दी है। शुगर इंस्टीट्यूट है, बड़ी अच्छी चीज है, कानपुर में थी, स्टैब्लिश तभी हुई थी क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा गन्ना होता है। हाँ जी बताइए। शुगर की मैम सरप्लस होता है, यदि गवर्नमेंट जो शुगर केन को शुगर के अलावा एथेनॉल उत्पादन में ले तो हमारा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट हो रहा है मैम वो घट जाएगा, हम एथेनॉल पे बेस हो जाएंगे और पॉल्यूशन भी कम एक्चुअली जो हमारी शुगर इंडस्ट्री गई है नॉर्थ से, उसका रीजन ही ये था क्योंकि उसमें जो आपका वेस्टेज था वो बहुत ज्यादा था और उसको डिस्पोज करने का भी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा थे। तो अभी क्या था कि वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स था, वो उसका अफोर्ड नहीं कर पाया और वो बंद होने लगा। और वहाँ क्या है कि अगर नासिक में आपकी शुगर फैक्ट्री है तो साथ ही पेपर मिल भी है, आपको पता है उसके पल्प से पेपर बनता है। वहाँ अल्कोहल फैक्ट्रीज भी हैं, आप नासिक के आसपास जाए तो बड़ी सारी ये फैक्ट्रीज खुली हुई है जहाँ अल्कोहल बनता है, वो उनके बायो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो एक मिल्क की एक पूरा सरप्लस हो रहा है, तो चल रहा है इंडस्ट्री। तो प्राइसेस इस तरह टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं। आई थिंक अब इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, हम लोग अपनी पीएचडी की बात करते हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। एग्जाम ऑब्जेक्टिव होना है, हाँ, वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। उतना कर लेंगे और उतना छोटा मोटा होगा। अब पीएचडी में आप लोगों को क्या डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछें। आप टॉपिक कानपुर रीजन में क्या टूरिज्म में वर्क करना गलत होगा? टूरिज्म कानपुर में, स्पेशली कानपुर में, मैं कानपुर रीजन, हाँ मतलब जैसे मैं कानपुर में ही रहती हूँ हाँ, और आप लोग भी पूछ सकते हैं। लखनऊ रीजन में भी जा सकती हूँ, बट देखिए टूरिज्म अगर आप देखिए ऐसा नहीं कि टूरिज्म यहाँ है नहीं, लेकिन पूरा यूपी लो ना, छोटा सा कानपुर लखनऊ लोगे तो आप नहीं, और लेकिन यूपी में भी क्या है ना, आप कहाँ कहाँ कवर करोगे। देखिए आगरा मतलब बेसिक बनारस आगरा यहाँ ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा टूरिज्म अगर आप ले रहे हैं, जैसे मैम कोविड ने कैसे इम्पैक्ट किया है टूरिज्म इंडस्ट्री और देखिए हाँ, तो with reference to UP, with reference to मतलब लेकिन मतलब मुझे लगता है यूपी आपका वर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में घूमना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके थीसिस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी सिटीज में, पूरा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, सबसे पहला हमारा रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी काम हम करेंगे उसका आप क्या देश को देते हैं, वो आपसे पूछेंगे आपके फाइनल वाइवा में आपके फाइंडिंग्स क्या थी और वो फाइंडिंग्स कैसे हमारे देश को या सोसाइटी को इफेक्ट करने वाली। हाँ, तो पहले तो आप वो तय करें। तो मैम टूरिज्म से इंक्रीज तो होता है जीडीपी। हम यूपी में कितना टूरिज्म जीडीपी अभिलाष में है जो अयोध्या वाला ये जो चल रहा है, बनारस में भी सारा टूरिज्म को इंक्रीज कर रहा है। मैम यूपी में ताजमहल है, मतलब तो सेवन वंडर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है और बुद्धिस्ट टूरिस्ट है, केवल गया कुशीनगर गया वगैरह काफी आते हैं। तो आप देखिए बच्चे, आपको फिर या तो उसका कोई ऐसा एस्पेक्ट लेना पड़ेगा, पूरा यूपी में टूरिज्म लेने की बजाय आप बुद्धिस्ट टूरिज्म लीजिए, तो आप एक विंग की तरफ चले जाएंगे, इंडिविजुअल चार्ज करने कुछ डिस्टेंस पे आप छोटा कर दीजिए। तो बिहार या अपना यूपी का ये जो बिहार का बॉर्डर वाला है, आपका गोरखपुर एरिया है, उसमें कुशीनगर आगरा के पीछे भागने से तो फिर आगरा के पीछे भागने से फिर वो सेक्टर आपका पूरा बहुत बड़ा एरिया। आप बताइए कुछ कह रहे थे और किसी को डाउट्स? हाँ कुछ कह रहे थे आप। एक्चुअली मैम मैं लेदर इंडस्ट्री के बारे में करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, बल्कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये, हाँ ये इसलिए भी अच्छा है कि हमारे जो भी डेवलपमेंट की अभी हम लोगों ने बात की थी उस पूरे में जो कॉटेज इंडस्ट्री
लेदर फैक्ट्रीज एकदम गायब है, अब यहाँ का कोई वर्क आ नहीं रहा कुछ भी, तो आप इस पे करिए। तो आप ऐसा करें, इस पे अगर आप करते हैं तो यहाँ वी विल गेट अ डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट कि ये जो एक ऑलरेडी एक जगह ऐसी थी जहाँ पूरे इंडिया में नोन थी, जहाँ लेदर वर्क होता था, वो आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एकदम ही नजरअंदाज करके मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट तो कानपुर ही है। अब कहाँ है? हाँ मतलब था। अहमदाबाद तो उस था के लिए हमें इस पे यहाँ वर्क की, मैंने अभी बेटा आपसे कहा कि हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए जिसका आउटपुट कुछ निकल के आए। अब बिल्कुल आ रहा है, जैसे आप इनके सजेशन में चलते हैं कि आप 4 डिस्ट्रिक्ट उस साइड ले लें जो बुद्धिस्ट टूरिज्म को इफेक्ट कर रही हैं, तो आपका काम है। अब प्लीज आगरा को छोड़ दें, वो ताजमहल शाहजहां के लिए ले लेते हैं। और आपका लेदर का टॉपिक बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर Can I come to meet you personally at Jwala Devi? यस, व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम। मैम आपकी इजाजत हो तो हाँ। शुक्रिया। हाँ, आप लोगों को हमने निराश तो नहीं किया होगा। मैम thoroughly satisfied क्योंकि हाँ क्योंकि मुझे लग रहा था